हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन टीम निष्ठा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का टीम निष्ठा पर। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल चैनल पर। एंड मैं चाहूंगा कि डियर जितना भी बच्चा यहाँ पर डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े, अगर आप तैयारी कर रहे हैं IBACIO की, जो कि 2025 में हमारा एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें और प्रीवियस वीडियोस को भी फोकस करें, ताकि आप लोग एक आइडिया ये ले पाए कि क्वेश्चन में चेंजेस किस तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी जाएंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा करेक्शन नहीं है, क्वेश्चन गलत पढ़ाए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि हम लोग बाकियों से अलग क्यों हैं। हम गलत ना पढ़ाते हैं ना पढ़ाएंगे, हम लोग बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आपका एग्जाम क्रैक कराएंगे। तो चलिए इसी एक विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो डियर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका IBACIO एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग कंप्लीट क्लासेस आपको देंगे, जिसमें हम रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन सेट देंगे, बिल्कुल बेसिक से। एंड ये 18 जनवरी को जो हमारा पेपर हुआ था थर्ड शिफ्ट में 2024 में, थर्ड शिफ्ट का हम उस पे यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। अब एक चीज और देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर सबसे पहले कि हमारे जितने भी पेपर हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा तैयार किए गए। देखिए, IBACIO का यहाँ पर क्रैश कोर्स अवेलेबल है, जर्नल स्टडीज, इंग्लिश की क्लासेस है, मैथ प्लस रीजनिंग की क्लासेस है, टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स है। अच्छा, ये जो क्लासेस है ये बेस्ड है ऑन ए प्रीवियस ईयर पेपर, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर पे बेस्ड होके है। यूट्यूब सेशंस है आपके, PDF है, नोट्स है, PDF है, एंड लाइव डाउट सेशंस है। चाणक्य बैच है आपका, तो आप इस बैच को ज्वाइन करें। साथ ही अगर आप NCERT क्विज बाय टीम निष्ठा आते हैं तो यहाँ पर NCERT बुक आपको मिलेंगे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और सारी चीजें होंगी। बस आपको लॉग इन करना है www.ncertquiz.com पर। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और तरीके से हम चीजों को समझेंगे। डियर देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, NCERT के चैप्टर वाइज क्विज मिलेंगे। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्लास 6 टू 12, साइंस के 6 टू 10, पॉलिटी के 9 टू 12, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर के आपको मिलेंगे 11 टू 12 क्लास के क्विज। मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर CDS, CAPF, FCAT, CGCAT एंड और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। मैं चाहूंगा आप एंजॉय करो, चीजें से देखो, सीरियसली होके देखो और चीजों को समझो। देखिए, संदीप सर का एक ही मोटो है कि वो एक लक्ष्य लेकर चले कि जिसमें हर बच्चे का सिलेक्शन हो। उन्होंने पेपर को बारीकी से देखा है, इंटरव्यूज बहुत ही करीब से देखे हैं, तो ही नोज के गाइडेंस क्या होनी चाहिए, बच्चों को मोटिवेशन किस तरह से होना चाहिए, एंड एक पाथ क्या होता है, मतलब जिसपे वो सही से चल सके। तो पहली चीज डायरेक्शन नहीं होती है ना, तो चलना बड़ा मुश्किल होता है, तो डायरेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। तो उसके लिए संदीप सर पूरी टीम निष्ठा के साथ आपके साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आप हमारे साथ डेली बेसिस पे क्लासेस लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके लिए मैं टाइमर सेट करता हूं। और देखिए, इस टाइमर के साथ आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया ABCD, 4 लोग हैं, एक फैमिली के। हाउ सी रिलेटेड टू ए, सी ए से कैसे रिलेटेड है, आपको केवल ये पता करना है। क्या आंसर फर्स्ट से आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, सेकंड स्टेटमेंट दिया है, या दोनों को मिलाकर आएगा, या दोनों को मिलाकर भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और रिलेशन को अच्छे से समझना है। चलिए, हमको एक रिलेशन बताना है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। तो डियर, ब्लड रिलेशन की जब बात आती है तो आपको याद होगा, हम लोग जब किसी मेल कैंडिडेट को शो करते हैं तो हम लोग एक बॉक्स में शो करते हैं। अगर हम किसी फीमेल कैंडिडेट को शो करते हैं, वी अप्लाई अ सर्कल। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हम लोग एक डॉट अप्लाई करते हैं, और दो लोगों के बीच अगर हमें रिलेशन दिखाना है ब्रदर एंड सिस्टर का, तो हम लोग एक प्लस अप्लाई करते हैं। राइट? तो करना क्या है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 4 लोग हैं। अच्छा, पहला स्टेटमेंट क्या है, ए इज बीज फादर नेफ्यू। तो जो ए है वो बी के फादर का नेफ्यू है।
बी के फादर का नेफ्यू। और जब नेफ्यू है तो डियर पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई का बेटा भी हो सकता है और बहन का बेटा भी, यानी भाई और बहन दोनों में से किसी का भी सन हो सकता है ये नेफ्यू के केस में। बीस फादर नेफ्यू है कौन? ए। हमने इसको यहां रख दिया। एंड सी इज बीज कजन, जो सी है वो बी का कजन है। सी इज कजन ऑफ बी, तो हो सकता है जो सी है वो इनका भाई या बहन हो। सी इज बीज कजन, या फिर हो सकता है सी भी इनके भाई या बहन का, किसी और भाई या बहन का बच्चा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है। बट नॉट द ब्रदर ऑफ ए। देखिए ए का ब्रदर नहीं है, सी जो है वो बी का कजन है बट ए का ब्रदर नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि जो सी होगा डियर वो एक और कोई भाई या बहन होंगे उनका बच्चा होगा, क्योंकि ब्रदर होता तो इन्हीं का बच्चा हो जाता, बट ऐसा नहीं है तो यानी कुछ और हो गया। तो यहां पर पूछा है हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी ए से कैसे रिलेटेड है? तो डियर सी ए का कजन है, COUSIN कजिन। तो पहले स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया, 100% आ गया। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। सेकंड कह रहे हैं सी इज बीज फादर्स नेफ्यू, बी के फादर का नेफ्यू है कौन? सी। नेफ्यू है यानी मेल हो गया, यहां जेंडर क्लियर है सी का। एंड डी इज बीज कजन, यहां पर कह रहे हैं डी इज बीज कजन, तो डी इज बीज कजन बट नॉट द ब्रदर ऑफ ए। तो सबसे पहले देखो यहां पर ए का जिक्र नहीं किया था। डी इज बीज कजन, अगर बी का कजन है तो बी का कजन डी यहां भी हो सकता है और डी ये भी हो सकता है, बी का कजन है तो यानी इनके फादर जो है बी के, उनका भाई या बहन और डी ये भी हो सकता है, बट डी इज नॉट द ब्रदर ऑफ ए। अच्छा फैमिली में चार ही लोग हैं तो डी इज नॉट द ब्रदर ऑफ ए, तो एक चीज तो क्लियर है, ए तो आपका यही आ सकता है, पॉसिबिलिटी तो ये है। बट उस केस में आपसे पूछ रहा है हाउ इज सी रिलेटेड टू बी, या हाउ इज सी रिलेटेड टू ए पूछा है। डियर हमसे पूछा हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो डियर ए आपका ऊपर भी आ सकता है और ए आपका कहीं और भी आ सकता है, राइट। बट ए के बारे में हमें कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं दी है। भाई ये तो बोला है कि देर आर 4 पर्सन इन अ फैमिली, फैमिली में चार लोग हैं, बट हम लोग डी को क्या ये मान सकते हैं? नहीं, हो सकता है ये भी डी हो या और कहीं भी डी हो, तो डी का ये नहीं क्लियर हो रहा कि कौन है, बट यहाँ बात केवल 4 पर्सन की हो रही है जो फैमिली में है। अब डी ये डी के बाद अगर बात करें ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, बट डी इज नॉट द कजन ऑफ ए, यहां पर दिया है डी इज बी इज कजन बट नॉट द ब्रदर ऑफ ए, यानी जो डी है वो ए का ब्रदर नहीं है, तो यहां से कोई क्लियर इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, इसलिए हमारा केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। डेटा इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन व्हाइल सेकंड में नहीं होगा, तो इसलिए आंसर क्या है आपका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए 2 में हमारा क्या लॉजिक है और कह क्या रहा है। डियर यहाँ पर असर्शन एंड रीजन की बात की गई है, ब्लड रिलेशन पे ही बेस्ड है, तो ब्लड रिलेशन में मेल फीमेल मैंने अभी आपको बताया कि मेल के केस में आप क्या करोगे। डियर मेल के केस में आप बनाएंगे बॉक्स, फीमेल के केस में आप बनाएंगे सर्कल, हस्बैंड एंड वाइफ के केस में आप बनाएंगे एक डॉट, ब्रदर एंड सिस्टर के केस में आप बनाओगे एक प्लस, राइट। तो यहां पर कुछ पूछा गया है उसको ध्यान से आंसर करना।
टाइम खत्म। देखिए सबसे पहले बोला है ए इज ब्रदर ऑफ ई, हमें ये प्रूफ करना है। ए डिवीजन, डिवीजन का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, बी माइनस यानी बी इज मदर ऑफ सी, तो बी मदर है सी की। और देखो ए इज सन ऑफ बी एंड बी 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 के लिए बोला है, तो बी के बाद है माइनस, माइनस का मतलब है मदर ऑफ सी। सी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है पहले वाला बाद वाले की डॉटर है, यानी सी इज द डॉटर ऑफ डी। तो यानी डी का रिलेशन यहाँ हस्बैंड वाइफ का हो गया, बी के साथ हस्बैंड का हो गया डी का। अब आपसे कह रहा है कि ए जो है वो ब्रदर होगा किसका, ई का ब्रदर होगा। ए ई का ब्रदर होगा, कि हमारा पहले इक्वेशन से आएगा डी प्लस ई, तो प्लस का मतलब है पहले वाला बाद वाले का फादर है, डी इज द फादर ऑफ ई, डी इज द फादर ऑफ ई, ये हमारा पहले इक्वेशन है ब्लैक वाला। अच्छा अब हम रेड वाला लेते हैं, ई माइनस सी, माइनस का मतलब क्या है, पहले वाला बाद वाले की मदर है, यानी ई इज द मदर ऑफ सी, ई इज द मदर ऑफ सी। ये कैसे पॉसिबल है, ई इज द मदर ऑफ सी, ई सी की मदर है, ये पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को अभी। अच्छा एक चीज और थी डियर, यहाँ पर डिवीजन जो दिया हुआ था पहले, इसका मतलब था पहले वाला बाद वाले का सन है, यानी यहाँ पर ए ऑलरेडी सन था, तो इस केस में ए ब्रदर हो जाएगा ई का, ये तो क्लियर है, पहले से तो आंसर आ रहा है हमारा। बट ई माइनस सी का मतलब है कि पहले वाला दूसरे वाले की मदर है, यानी ई मदर है सी की, जबकि यहाँ तो मदर बी है, तो ये तो गलत हो गया पूरी तरह से, तो केवल पहले से आंसर आएगा, ओनली ए इज द रीजन बिहाइंड द असर्शन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डियर, 3 जो है टाइमर शुरू कर देता हूं मैं, ये आपका है ऑड वन आउट का, इसको करते कैसे हम इस पे बात करते हैं। डियर यहाँ पर दिया बी, बी का दिया है क्यू, और इसकी जो कोडिंग है वो है जे वाई, फिर दिया है वी के, और वी के की कोडिंग है डी एस, फिर दिया है आपका एल ए, एल ए की कोडिंग है टी आई, फिर आपका दिया है ई आई जिसकी कोडिंग है एम आर। आपको थोड़ा ध्यान से देखना है यार, अगर आप देखोगे तो जे और क्यू अपोजिट, बी वाई अपोजिट, डी के अपोजिट है क्या, बी एस नहीं, अपोजिट नहीं, अपोजिट नहीं, तो यानी कुछ और तो मिला नहीं, तो दैट मीन्स ये अपोजिट वाला लॉजिक जो था, क्या ये हमारा चला, या हो सकता है डियर अपोजिट वाला ही लॉजिक चल रहा हो, बट चेक करते हैं। डियर देखिए ये है 2, ये है 20, सॉरी 17, ये 25 और जे की पोजीशन 10, वी की पोजीशन 22, डी की पोजीशन या तो आप कह लीजिए 4 या 30 कह लीजिए, फिर के की पोजीशन 11, एस की पोजीशन 19। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको क्या करना था, एल की पोजीशन 12, ए की पोजीशन 1, टी की पोजीशन 20, आई की पोजीशन 9, आई ई की 5, आई की 9, एम का 13, आर का 18। लुक केयरफुली, प्लस 8 सेम पोजीशन पे, प्लस 8, प्लस 8 सेम लॉजिक, प्लस 8, प्लस 8, प्लस 9, ऑड वन आउट हो गया ई आई, यानी ऑप्शन 4, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स, फोर्थ हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहे यहां पर स्टेटमेंट को क्या करना है डियर, ध्यान से पहले सुनिए, यहां पर कह रहे गिवन बिलो is a statement followed by a possible reason. Read the statement carefully and decide which one explains the event या observation information given the statement। यानी सबसे पहले यहां पर बोला है जो artificial intelligence pose a great threat to humanity then the climate changes। यानी यहां पर कह रहे हैं जो artificial intelligence है यानी AI की जो बात कर रही है poses a great threat, यानी ये जो है ये मानव इतिहास में अगर यहां पर बात करें मानव के लिए जलवायु से भी बड़ा खतरा है। क्या बोल रहा है ये, मानव के लिए डियर जलवायु से भी बड़ा खतरा है। क्यों है, इसके लिए कुछ रीजन दिए हैं, जैसे पहले दिया एआई टेक्नोलॉजी इज द बेसिस ऑफ द
ऑल डेवलपमेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। यानी इसका मतलब क्या है, एआई मतलब जो कृत्रिम आप कह सकते हो बुद्धिमत्ता है, तकनीकी मानव इतिहास में सभी विकास का आधार। अब यहां पर कह रहा है एआई टेक्नोलॉजी कुड लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनॉमस वेपन्स क्रिएटिंग अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑफ मेलेसियस यूज। यानी इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो कृत्रिम बुद्धि है ना, ये जो तकनीकी है, ये आज की डेट में हथियारों के विकास को जन्म देती है या दे सकती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है जिससे आकस्मिक या दुर्भावपूर्ण नतीजे हो सकते हैं या जोखिम पैदा हो सकता है। अब नेक्स्ट कह रहा है थर्ड, द पोटेंशियल फॉर एआई टू सरपास ह्यूमन इंटेलिजेंस raises ethical corner about its control and decision making power। यानी अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहे हैं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानवीय बुद्धिमत्ता को पार करने की क्षमता, इसके नियंत्रण और निर्णय लेने की शक्ति के बारे में नैतिक चिंताओं को पैदा करती है। लास्ट है, कह रहा है एडवांसेस इन द एआई कुड exacerbate existing social inequalities, leaving many people jobless and without income। इसको समझिएगा। अब ये क्या कह रहा है, यानी ये कह रहा है जो ये जो कृत्रिम बुद्धि है ना, इसकी वजह से क्या होता है, प्रगति मौजूदा जो समाज है उसके बारे में बात कर रहा है, असमानताओं को बढ़ा सकती है और जो व्यक्ति है उनको कहीं ना कहीं जॉबलेस छोड़ सकते हैं। तो यहां पर आपका क्या होना चाहिए, केवल सेकंड एंड थर्ड फॉलो कर रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड फॉलो कर रहा है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फॉलो कर रहा है, या फर्स्ट एंड थर्ड कर रहा है। तो डियर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों यहाँ पर लिंक होते हुए दिखाई देंगे, रिलेट हो रहे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट विल बी थर्ड। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है ये साइलोजिज्म का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए साइलोक्स सिलॉक्स का क्वेश्चन जो होता है, साइलोजिज्म जिसको बोलते हैं, आसान होता है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं सम के आरपी और कह रहे हैं सम जेड आर के, सम जेड आर के। तो आप इसको कह सकते हो z इक्वल्स टू के इक्वल्स टू पी, राइट। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सम जेड आर पी, सम जेड आर पी यहां गलत है, यहां सही है। तो फाइनली आपका जो बना डियर वो बना आपका क्या, सी एन एस। फिर यहां पर कह रहे हैं सम के आर जेड, सम के आर जेड डियर यहां भी सही है, यहां भी सही है, तो सेकंड सही है। पहला अकेला सी एन एस है तो गलत हो गया, सेकंड सही है, तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। यानी अगर हम फिफ्थ की बात करें तो हमारा जो फिफ्थ है उसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। डियर सिक्स में हमें सीरीज दी गई है, टाइमर आपका शुरू है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, मैं सीरीज उतार लेता हूं। तो डियर सीरीज है एल आर एम सी, ओ यू पी एफ, आर एक्स एस आई, यू ए वी एल, क्वेश्चन मार्क। तो डियर एल की पोजीशन हो गई 12, आर की हो गई 18, एम की हो गई 13, सी की हो गई 3, ओ की हो गई 15, यू की हो गई 21, पी की 16, एफ की 6, आर की हो गई 18, एक्स की पोजीशन 24, एस की 19 और यहाँ 9। और नेक्स्ट जो होगा डियर आपका वो हो जाएगा यू की पोजीशन 21, ए की पोजीशन 1 कह लीजिए, 27 कह लीजिए, वी की पोजीशन 22 एंड एल की पोजीशन आपकी 12। डियर यहां से देखिए +2 +3, सॉरी ये +2 नहीं, इट इज +3।
12 3 15, 18 3 21, 21 3 24, यानी +3 24, 24 24 यानी आपका हो गया x। और जैसे आपको पता चला कि ये x है, तो डियर आप ये देखो कि x कहां कहां दिया है। तो आप देखो x सभी में दिया था, आप चेक भी ना करते तो भी आंसर आ जाता। पहला तो पहले लेटर हमें पता पड़ जाता है। यहां पर भी देखिए 18 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 27, 27 + 3 और 27 कह लीजिए, ए कह लीजिए 1, 1 + 3 4, 4 ये 4 यानी डी। नेक्स्ट 13 16 19 22 +3 +3 +3 और 22 और 3 कितना हो जाएगा 25, 25 25 यानी y। अच्छा अब एक चीज देखो यहाँ पर, एक चीज देखो यहाँ पर 13 था, 16 हुआ, 16 के बाद 19 हुआ, 19 22 हुआ, 22 22 के बाद 25 से तो आएगा, आना तो 25 ही चाहिए, 25 यानी y। सही है, 25 आ रहा है और जैसे ही 25 आया तो आपको कहा मिला y। x dy द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। पूरा चेक ही मत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है 161 23 203 का रिलेशन है 29 से। तो ये जो रिलेशन है ये सेम रिलेशन कहां एग्जिस्ट कर रहा है, इन चार ऑप्शन में। 410 41, अब यहां देखिए 200 आपका हो गया कितना 25, फिर हो गया 320, ये हो गया 24 और ये हो गया 224 32। तो पहले थोड़ा ध्यान से देखो और बताओ कि करेक्टली आंसर कहां निकल सकता है। देखिए टाइमर चल रहा है, टाइमर तो ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा अभी। समझने वाली बात यहां पर क्या है डियर, जब आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां था 161, 161 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो रिजल्ट आएगा 23। सेम एज इट इज 203 को 7 से डिवाइड करके देख लीजिए। देखिए 7 7 दूनी 14 बचेगा 6, 7 नीम 63 ये आ गया। अब डियर ये 10 से डिवाइड करके आएगा, नहीं आता। ये 8 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करने के बाद आएगा। और 32 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, देखिए 32 यानी 320 अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, 7 चौक 28। क्लियर है। तो यहां पर देखिए पहला डिजिट ही 2 है तो ये गलत हो गया। अब देखिए 224, अगर मैं 224 को 7 से डिवाइड कर दूं तो 7 या 21 हो जाता है और 7 दूनी 14 हो जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर आपको बताना है कि ऑड वन आउट क्या होगा रिलेशन बेसिस पे, और थोड़ा ध्यान से आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे, बताएंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। राइट वैसे तो मैं टाइमर चला देता हूं बट मैं एक्सप्लेन करना भी शुरू कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो डियर। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको दिया था ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद बाहर दिया है हेक्सागन, फिर स्क्वायर, स्क्वायर के बाद पेंटागन। क्लियर है। अब यहां पर क्या हुआ है देखिए, स्क्वायर, हेक्सागन, स्क्वायर, हेक्सागन। अब यहां पर आते हैं हम लोग, यहां पर दिख रहा है आपको स्क्वायर, हेक्सागन, ट्राइंगल, पेंटागन, यानी एक सीक्वेंस है। अब यहां पर क्या है ट्राइंगल, हेक्सागन, ट्राइंगल, हेक्सागन। यहां पर आते हैं तो स्क्वायर यानी 4 लाइंस, फिर आपका हेक्सागन, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर। यहां पर क्या है पेंटागन, पेंटागन के बाद आपका है हेक्सागन, फिर ट्राइंगल, फिर पेंटागन। तो ये सीक्वेंस बना है आपका, यानी हम लोग इन टू आउट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं इन टू आउट। अब लास्ट आपको देखना है, यहां पर जो लास्ट है डियर, ये डियर जो आपका बनना है दैट इज पेंटागन, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन एंड फिर ट्राइंगल। यहां पर रिलेशन क्या है हेक्सागन, पेंटागन, पेंटागन एंड स्क्वायर। तो अब हम थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे।
देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 6 आएगा 6। तो बेसिकली हुआ क्या है आप समझिएगा। देखिए 64 बीच का सेम है, 63 बीच का सेम है, 63 यहाँ भी सेम है एंड 56 यहाँ भी सेम है। फर्स्ट लेटर +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, यानी सभी में हमारा +1 भी आ रहा है। तो गलत क्या हुआ, देयर है सब कुछ सेम, बट एक ही माइनर सा चेंज है जिसकी वजह से गलत हुआ। वो है ये कि यहाँ जो ट्राइंगल की शेप है और यहाँ जो ट्राइंगल की शेप है, बोथ आर डिफरेंट, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है सेकंड। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं और टाइमर शुरू करते हैं आपका। आपसे कह रहे करेक्ट मिरर इमेज क्या होगी। तो डियर करेक्ट मिरर इमेज पता करने के लिए देखिए ये लाइनें ऐसे हैं, मिरर इमेज में आपकी लाइनें ऐसे होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों गलत है, सही है, सही है, सही है, तो यानी सेकंड तो आपका गलत हो गया। अच्छा दूसरी चीज ये है कि मुंह जो था वो ऐसे तो नहीं खुला हुआ था, ऐसा खुला हुआ था, तो यानी ये और ये सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन तो आपके देखते ही बाहर हो गए। सर्कल जो है वो ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ नहीं था, गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर जाएगा डियर दैट इज 1। 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कह रहे हैं कि अगर हम इन लेटर्स को, देखिए बहुत टाइम लगेगा नहीं, केवल टाइमर भी देखिए और सॉल्यूशन भी चेक कीजिए, ठीक है। पॉज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को। तो अगर आप यहाँ पर देखिए हम इनको सीक्वेंस में करें तो आपसे पूछा थर्ड पोजीशन पे क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर। तो डियर SQUIRE, SQUIB, SQUEEZE, तो आप सबसे पहले देखो कि आपको SQU सभी में सेम दिया है, फिर ABCDEE सबसे पहले आएगा, यानी आपका 3 सबसे पहले है, फिर आपका आई आएगा, बट आई के बाद क्या है, बी यहां पर है, 2 आ गया। बी के बाद आप देखो ये खत्म, ये खत्म। अब देखो आपको दिया है आर, आर पहले आएगा, आर के बाद ई, यानी 1 4 5। तो थर्ड पोजीशन पे आएगा आपका 1, SQUIRE। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्या है, यहां पर कह रहा है 5 मूवीज M1 M2 M3 M4 M5 एंड M6 जो है कि रिलीज हो रही है इन अ मंथ, यानी एक ही मंथ में ये रिलीज हुई है, जनवरी टू जून। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जनवरी से जून के बीच ये मूवीज आपकी रिलीज हुई। अच्छा जब ये रिलीज हुई है तो रिलीज होते समय कुछ चीजें और हुई होंगी। कह रहे हैं M1 इज नॉट द फर्स्ट और द लास्ट मूवी रिलीज्ड, यानी M1 जो है वो फर्स्ट एंड लास्ट पे नहीं आ सकता, यानी M1 ना तो जनवरी में और ना ही आपका जून में। M1 ना तो जनवरी ना जून, दोनों में नहीं हो सकता। हमने साइड में लिख लिया, ठीक है। देखिए टाइम भी खत्म हो गया। अब करना क्या था, M3 रिलीज जस्ट बिफोर M4, M3 M4 से जस्ट पहले रिलीज हुई है, एंड जस्ट आफ्टर M5। तो यानी ये तीनों मूवी एक साथ आएंगी जहां भी आएंगी। अब देखिए 4 मूवीज आर रिलीज बिटवीन M2 एंड M6। M2 और M6 के बीच में 4 मूवी रिलीज हुई है। हम कहते हैं M2 M6 के बीच में 4 मूवी, M6 M2 के बीच में 4 मूवी, और वो 3 मूवी तो ये है ही। अच्छा ओनली 1 मूवी रिलीज आफ्टर M4। M4 के बाद केवल एक ही मूवी रिलीज हुई है, तो M4 यहाँ आएगा, M4 यहाँ आएगा, और जैसे ही M4 का पता पड़ा तो M3 M5 और यहाँ आ जाएगा M1 बचा हुआ। क्लियर है। कह रहा है विच मूवी इज रिलीज ऑन इन फेब, फरवरी में M1 मूवी रिलीज हुई है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। तो 11th का जो आंसर जाएगा डियर दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12th में आपको सीरीज दी हुई है, सीरीज।
सीरीज को पहले हम देखेंगे, समझेंगे, देन आंसर करेंगे। सीरीज 90% केसेस में, सॉरी 60 to 70% केसेस में डियर डिफरेंस मेथड से सॉल्व हो जाती है। रेस्ट हमारी कुछ कैलकुलेशन हो सकती है, वो हमें समझना पड़ेगा। डियर सबसे पहले दिया हमें 700, फिर 697, फिर 688, फिर 661, फिर 580, देन क्वेश्चन मार्क। अब डियर यहां पर देखिए डिफरेंस आपका क्या है, 3 है। अब यहां पर आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा डियर कितना है। यहां पर डिफरेंस है आपका 9, यहां पर डिफरेंस कितना है 27। तो कुछ समझ में आ रहा है, टेबल चल रहा है 3 का, या कह लीजिए 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, और यहाँ पर डिफरेंस देखिए रिजल्ट आया 81। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 5। और जब 3 की पावर 5 आएगा तो डियर 243 हो जाएगा। अच्छा देखिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पहली चीज तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घट रहा है। तो यानी 580 में से 243 हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ बचा 7 में से 4 गए 3, तो यहाँ कितना बचा, 5 में से 2 गए 3, 337। 337 यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या गया, ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा जो 13 है इसमें अब हमसे क्या कह रहा है, बीई, यानी हमसे कह रहा है बीई जो है उसका कोड क्या है, 17 है, राइट। और डीजे का कोड जो है वो 51 है। डीजे, डीजे का कोड आपका 51 है डियर, इट इज 1, क्या है ये 1 है। और बीई ये यहां से हटा दीजिएगा, ये जो बीच में ऑप्शन दिया है ये कुछ नहीं है, राइट। बीई 17 है और जी जे आपका 23 है और एंटी आपका 69 है। तो आपको बताने करेक्ट मैच इसमें क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 13 में। या सॉरी डियर, यहां पर जो कह रहा है ये कह रहा है बीई का रिलेशन आपका डीजे इससे है, तो एक मिनट, क्वेश्चन करिए आप सॉल्व, आसान है, लॉजिकल है। कह रहा है बीई, बीई is related to BE 17 is related to DJ 51। अब यहां पर कह रहे हैं GJ 23 related to NT 69। तो डियर मुझे एक चीज जो क्लियरली समझ में आ रही है और बहुत अच्छे से समझ में आ रही है डियर, देखिए 17 थी 51 मल्टीप्लाई 3, यहां पर भी मल्टीप्लाई 3 है। अब ये हो गया 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 एंड 10, तो यानी मल्टीप्लाई 2 चल रहा है। अगेन देखो G का हो गया 7, J का हो गया 10, N का हो गया 14, T का हो गया 20, अगेन मल्टीप्लाई 2 चल रहा है। तो हमारे लिए आसान हो गया डियर। सबसे पहले देखिए आपको दिया 17, 17 दूनी 34, 17, 17 दूनी 34, 17 थी 51, यानी मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो हम क्या बनाएंगे, देखिए हमें दिख रहा है 18, 21, मुझे सबसे पहले दिखा 18 और 21, 18 दूनी 36 और 21 दूनी 42, क्लियर है। और 17 थी 51, तो अगर हम पोजीशन देखें 51, क्या 36 की पोजीशन जे है, बिल्कुल है, क्योंकि 26 लेटर गायब करेंगे तो जे 36वीं पोजीशन पे आएगा 26 के बाद काउंट करने पर, यानी 10वां लेटर। और उसी तरह से 42वीं पोजीशन पे हमें क्या मिलेगा, पी मिलेगा, तो यानी आपका फर्स्ट का पेयर जेपी बन रहा है। के की पोजीशन होती है 11 यानी 22, 22 यानी बी। एन की पोजीशन होती है 14, 14 14 दूनी 28, 28 यानी बी। 19 थी 57, मिल गया मुझे, तो यानी 57 मिल रहा है, यानी ये वाला पेयर आपका यहां बन रहा है।
सेकंड का जेड बनना चाहिए। सेकंड का जेड कहीं बन रहा है? अगर आप देखो सेकंड का कहीं पर भी जेड बन रहा है? नहीं बन रहा है। अच्छा हम थर्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड डी। तो ये 4 दूनी 8 यानी एच, 7 दूनी 14 यानी एन, और 21 थी 63, 63। अब देखिए एमपी, एम की पोजीशन आपकी क्या है? एम की पोजीशन है 13, 13 दूनी 26 यानी जेड। पी 16 दूनी 32, 32 का मतलब है 26 के बाद 32 जो होगा वो छठा लेटर होगा यानी एफ, और 23 तिया 69। तो डियर ये बन गया आपका यहाँ पर, ये चारों पेयर मिलेंगे। डियर नन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि अगर आप देखिए तो 1 की जो पेयरिंग है वो y के साथ है, सेकंड की पेयरिंग जो है डियर वो हमारी z के साथ है। क्लियर है? थर्ड जो था हमारा, थर्ड की पेयरिंग x के साथ है। तो यहां पर देखिए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो ऑप्शन ही गलत दिए गए। ठीक है, और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ की जो हमारी पेयरिंग है डियर वो किसके साथ है? W के साथ है। तो चारों पेयर आपको मैच करते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नन इज करेक्ट, नन करेक्ट। और अगर हम ऑप्शन बेसिस पे करेंगे आंसर, देखिए कभी कभी क्या होता है ना एग्जाम में ऑप्शन बेसिस आंसर पूछ लेता है। तो सेकंड का W था क्या? नहीं। फोर्थ का Z, फोर्थ का Z नहीं था। फर्स्ट का Y, फर्स्ट का Y, केवल एक ही मैच किया है, ओनली वन मैच, ओनली वन मैच। फर्स्ट का Y, सेकंड का X नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड का Y, थर्ड का X, ये भी गलत हो गया। तो डियर ओनली वन मैच किया, ओनली वन मैच किया, तो ऑप्शन बेसिस आंसर होगा, ऑप्शन बेसिस आंसर। और ऑप्शन बेसिस आंसर फिर हम सेकंड को कर सकते हैं, यानी अगर हमें इन ऑप्शन में से आंसर करना होगा तो ऑप्शन बेसिस आंसर हमारा सेकंड हो जाता है। वैसे तो कोई भी पेयर सही नहीं है, बट अगर हम ऑप्शन बेसिस जाते हैं, हम चारों ढूंढ तो लिए बट इन ऑप्शन में से आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमसे ये पूछ रहा है, तो उस बेसिस पे आंसर हमारा सेकंड बन जाता है। वैसे तो नन करेक्ट है, क्योंकि ऑल फोर बैचेस हम कह सकते हैं ये आपका ऑप्शन बेसिस आंसर है। ऑप्शन बेसिस आंसर, राइट। चलो जल्दी से चलते हैं हम लोग, खत्म करते हैं इसको। 14 की बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो हमसे किन दो सिंबल्स को चेंज करें कि हमारी इक्वेशन का जो रिजल्ट है वो 37 आ जाए। तो डियर जल्दी से करते हैं, हम कहते हैं 4 एंड 1 को चेंज करें तो 1 डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा, नहीं। 9 और 6 को करें तो 6 की जगह 9, 9 की जगह 6, तो 9 सत्ते 63, 63 प्लस 4 माइनस 6, इससे भी आंसर नहीं आएगा। अच्छा 7 और 6 को चेंज करें, 7 और 6 को चेंज करें तो 6 निम्मा 54, तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अच्छा 9 और 4 को चेंज करें तो डियर 4 गुणा 7, 4 गुणा 7 प्लस 9 डिविजिबल 1 माइनस 6, 28, 28 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा? क्योंकि यहां से तो रिजल्ट आपका 1 ही आएगा, राइट। 1 ही आएगा, तो इससे भी आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार हम सेकंड वाला फिर से चेक करते हैं। अगर हम 9 और 6 को चेंज कर दें तो डियर 6 हो जाएगा, 6 गुणा 7 प्लस 4 डिविजिबल 1 माइनस 6, 6 की जगह आपका आया 9, 6 सत्ते 42, 42 प्लस 4, डियर हम यही गलती कर गए बस। तो 6 सत्ते 42, 42 प्लस 4 46, 46 माइनस 9 37। भैया सेकंड से आंसर आएगा, 100% आएगा। क्लियर है? चलिए यहां पर कह रहे हैं प्रमोद राहुल, पजल का क्वेश्चन है, टाइमर सेट कर देते हैं। प्रमोद राहुल, फहद, गीता, आनंद एंड जॉन who have different amount of money, सबकी अलग अलग है बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। अब सबका जो वेट है वो अलग अलग है। वेट ऑफ 6 पर्सन,
ठीक है, द लाइटर पर्सन हैज, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, अब यहां पर आपको करना है क्या है, क्वेश्चन को देखो, यहां पर कह रहे द लाइटर पर्सन हैज द 300, ठीक है, अब वो कौन है पता नहीं, 300 रुपीज विद हिम, while the heaviest person has the second highest amount of money, second highest amount of money की बात करेंगे that is 550, यहां पर हो गया। तो पहली इक्वेशन क्लियर, फहद इज द लाइटर देन गीता हु हैज 450, तो गीता के पास 450 है और फहद लाइटर देन गीता है, क्लियर, ये हमारा क्लियर हो गया। कह रहे आनंद इज लाइटर देन जॉन, आनंद इज लाइटर देन जॉन, आनंद इज लाइटर देन जॉन बट नॉट एज लाइट एज गीता एंड राहुल, यानी गीता एंड राहुल जितना हल्का जॉन नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। कह रहे प्रमोद हैज 500, तो डियर आपसे कह रहा है प्रमोद के पास जो पैसा है वो 500 रुपए है। कह रहा फहद हैज द लाइटेस्ट अमाउंट ऑफ मनी, फहद के पास लाइटेस्ट अमाउंट है, तो डियर फहद हमारा यहां पर आ गया, और फहद गीता के बाद था, लेकिन गीता के बाद कहीं भी हो सकता है, तो वो भी हमारा क्लियर है। प्रमोद इज लाइटर देन फहद बट नॉट द लाइटेस्ट। अब एक चीज हमें समझनी थी यहां पर, थोड़ा ध्यान से, फहद हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, सॉरी, फहद हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी, यहां पर हम एक गलती ये कर गए कि फहद के पास हाईएस्ट अमाउंट है तो 600 रुपए है, बट फहद का वेट क्या होगा हमें नहीं पता। अब कह रहे हैं प्रमोद इज लाइटर देन फहद बट नॉट द लाइटेस्ट, तो यानी लाइटेस्ट नहीं है, लेकिन फहद से कम है किसका वजन, फहद से कम है हमारे प्रमोद का वजन, ये बात क्लियर है। डियर यहाँ पर एक चीज थोड़ा करेक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ पर लिखा है जॉन इज, देखिए यहाँ पर देखिए ये वाले, आनंद इज लाइटर देन जॉन, आनंद इज लाइटर देन जॉन बट नॉट एज गीता एंड राहुल, यानी अब क्या होगा, जॉन ऊपर आएंगे, गीता एंड राहुल नीचे आएंगे। जॉन, यहां पर लिखा है आनंद इज लाइटर देन जॉन, आनंद इज लाइटर देन जॉन, बट आनंद गीता और राहुल जितने वो नहीं है लाइटर, गीता एंड राहुल यहां पर आ गए। अब यहां पर एक चीज देखिए, गीता से छोटे फहद और फहद से जो हाई, सॉरी, लाइटर है, देखिए यहां लिखा है प्रमोद इज लाइटर देन फहद, तो प्रमोद इज लाइटर देन फहद बट उतने लाइटर नहीं है जितने की, मतलब प्रमोद इज लाइटर देन फहद बट नॉट द लाइटेस्ट, तो डियर देखिए प्रमोद यहां आ जाएंगे, प्रमोद के पास हो जाएगा 600 रुपए, बट ये लाइटर नहीं है किससे, फहद जितने। अब हमें एक चीज यहां पर ये क्लियर दिख रही है कि 1 2 3 4, यानी जॉन को तो कहीं ना कहीं हम ऊपर ही रख सकते हैं और कोई पॉसिबिलिटी तो बनती नहीं है। जॉन हो गए, आनंद हो गए, तो आनंद भी यहां आ जाएंगे, आनंद के बाद हो गई गीता, गीता, राहुल एंड फहद। अच्छा देखिए राहुल एंड फहद की बात की गई है, तो एक चीज यहां पर क्लियर हो रही है कि फहद यहां पर आ जाएंगे क्योंकि फहद से, तो राहुल लास्ट में बचे हुए यहीं पर आएंगे क्योंकि फहद से लाइटर जो थे वो प्रमोद थे। अब देखिए आनंद की बात करें तो जॉन के पास 550 रुपए हैं, गीता के पास 450 रुपए हैं, फहद के पास 600 रुपए हैं, सॉरी, प्रमोद के पास 500 रुपए थे, फहद के पास 600 रुपए हैं, तो बचे कितने रुपए, 350 रुपए, 350 रुपए आनंद के पास हो जाएंगे, तो इसके बेसिस पे हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो डियर यहां पर कह रहे हैं जॉन इज द हैवीएस्ट एंड हैज 550, यस करेक्ट है। फिर कह रहे हैं राहुल हैज 300, राहुल हैज 300, तो राहुल देखिए 300 है, हाँ जी है, तो दोनों हमारे सही हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। डियर 16 में क्या कर रहा है, आपसे कह रहे हैं कि बताइए कौन सा नेक्स्ट स्टेप होगा, तो ये आसान क्वेश्चन है,
आप देखिए ये ऐसे था, क्लॉकवाइज घुमा, अब नीचे की तरफ आएंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ सारे हैं, बट ये पिक्चर गलत बनी है, चोंच नीचे की तरफ होगी है। एरो सेम डायरेक्शन में है, तो एरो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, गलत हो गया। अब एरो अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखिए ये तीर जो था ये राइट साइड था, राइट साइड, तो यानी राइट साइड होना चाहिए, ये गलत हो गया। द करेक्ट आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर क्या कह रहा है, इसको जल्दी से समझिए। कह रहा है देयर आर 7 प्लेयर्स ए बी सी डी एस आर के, ठीक है, हम इनको शॉर्ट में ले लेते हैं, और वो मतलब प्ले डिफरेंट गेम, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, shooting, race and swimming, but not necessarily in the same order, and sitting around a circular table, each of them either facing the center or outside, opposite to the direction. कह रहा है there are exactly 5% facing out, 5 out है, और अब से कह रहे हैं 3, और जो 3 है, क्योंकि 8 लोग थे और 7 थे, यानी 2 आपके इन देखेंगे। अच्छा, जो 5 आउट देख रहे हैं, 5 सिटिंग टुगेदर, सारे के सारे साथ में बैठे हुए हैं। तो डियर आप क्या करिए, तुरंत एक डायग्राम बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हो गए। सबसे पहले बोला है सचिन इज सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स फुटबॉल एंड राहुल। हम कह सकते हैं दो डायग्राम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सचिन बीच में बैठा है फुटबॉल एंड राहुल के, फुटबॉल एंड राहुल के बीच में सचिन है। पॉसिबिलिटी ये है कि फुटबॉल इधर भी हो सकता है, सचिन एंड राहुल आपका यहां पर आ गया, यानी ये हम सिटिंग अरेंजमेंट लेकर चल रहे हैं। क्लियर है? अब यहां पर कह रहे हैं अनिमेश इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग एंड फेसेस द सेंटर। Animesh is sitting third to the right of the person who likes to play shooting and faces the center। अच्छा एक चीज देखिएगा, अनिमेश जो है वो कहां बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन, यानी अनिमेश सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग। तो जहां भी शूटिंग होगा अनिमेश उसके थर्ड राइट होगा, अनिमेश थर्ड राइट, ये भी हमने देख लिया। फिर कह रहे हैं दानिश हु लाइक्स टू प्ले रेस इज सिटिंग बिटवीन बमन एंड राहुल। बमन एंड राहुल, दानिश यहां आ गया, बमन एंड राहुल, तो दानिश बमन एंड राहुल के बीच में, बमन एंड राहुल के बीच में आ गया। कह रहा है राहुल हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग, तो राहुल को शूटिंग पसंद है, राहुल को शूटिंग पसंद है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब डियर अगर राहुल को शूटिंग पसंद है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चरण हु लाइक्स बैडमिंटन। राहुल को शूटिंग पसंद है और थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ चरण, यानी चरण या तो यहां आएगा या यहां आएगा। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, राहुल जो है वो चरण के थर्ड लेफ्ट है। कह रहे बमन हु लाइक्स टू प्ले टेनिस, तो बमन का टेनिस है, बमन हु लाइक्स टू प्ले टेनिस, तो बमन हु लाइक्स टू प्ले टेनिस यहां पर लिख लिया हम लोगों ने। सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ चरण, यानी चरण इसका पड़ोसी होगा, और चरण के लेफ्ट में, तो यानी चरण इनसाइड देखेगा, चरण के लेफ्ट में, तो चरण लेफ्ट में देखेगा। और देखिए एक चीज बोली थी, चरण के थर्ड लेफ्ट राहुल है, चरण के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 राहुल है, हाँ जी है। चरण के थर्ड लेफ्ट राहुल 1 2 3, हाँ जी है, दोनों केसेस में सही। अच्छा देखिए बमन हु लाइक्स टू प्ले टेनिस सिट्स इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ चरण, चरण इज फेसिंग द सेंटर, चरण फेसिंग द सेंटर आ गया, तो यानी ये वाला गलत हो गया आपका। जैसे ये गलत हो गया हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें क्लियर बोला है कि चरण जो है वो फेसिंग द सेंटर है, और अब इसी के हिसाब से हमारा सारा सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है।
क्लियर है? अब बचा कौन हमारा? फुटबॉल वाला यहाँ आ गया था। सचिन इज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी सचिन क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सचिन जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ये हमें क्लियरली दे दिया। अब कह क्या रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सचिन इज सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड राहुल। फुटबॉल एंड राहुल के बीच में आ गया। अनिमेश इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग। शूटिंग कहां है? शूटिंग यहाँ है। अनिमेश 1 2 3, यानी 1 2 3, अनिमेश यहां आ गया। थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन प्ले शूटिंग, यही पॉसिबिलिटी और कोई हो ही नहीं सकती। कह रहा है एंड हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग एंड फेसेस द सेंटर, यानी अनिमेश सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग, और अनिमेश इनसाइड फेस करके बैठा है, यानी बाकी सारे आपके आउटसाइड फेस करके बैठे हैं ये सारे। तो फुटबॉल वाला व्यक्ति कौन सा है, उसका नाम क्या है? चरण हो गया, दानिश हो गया, राहुल हो गया, कपिल। कपिल। तो डियर अब आप एक चीज देखो, आपको पूछा क्या है, इसके बेसिस पे क्या आपका सही है। सचिन लाइक्स टू प्ले रेस। अब हमें यहां पर ये पता करना है कौन क्या खेल रहा है। देखो इसका टेनिस क्लियर है बमन का, इसका शूटिंग क्लियर है, इसका फुटबॉल क्लियर है, हमें इतना तो क्लियर है। सचिन लाइक टू प्ले रेस, इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा सचिन सिटिंग बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले फुटबॉल एंड राहुल, ये हो गया हमारा। अनिमेश इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग एंड फेसेस, अनिमेश सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ द पर्सन शूटिंग, ये भी क्लियर हो गया। दानिश हु लाइक्स टू प्ले रेस, दानिश का हमें क्लियर है कि रेस है, दानिश का रेस है, यहां पर ये क्लियर हो गया। अगर दानिश रेस कर रहा है, सचिन लाइक्स टू प्ले रेस, पहला तो गलत हो गया आपका, पहला तो सही हो ही नहीं सकता डियर, राइट। अब देखिए बमन लाइक्स टेनिस एंड फेसेस द सेंटर, बमन, बमन तो आउटसाइड फेस करके बैठा है, तो ये भी गलत हो गया। कह रहा है चरण लाइक्स बैडमिंटन, तो डियर एक लास्ट यही बचता है जो हमारा सही हो सकता है, चरण लाइक्स बैडमिंटन। अच्छा देखिए चरण के लिए कुछ बोला था, चरण फेसेस द सेंटर। दानिश हु लाइक्स टू प्ले रेस, ये भी हो गया। एंड सिटिंग बिटवीन बमन एंड राहुल, बमन एंड राहुल के बीच में। फिर यहाँ लिखा राहुल हु लाइक्स टू प्ले शूटिंग, ये भी हमारा क्लियर हो गया। एंड सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द चरण हु लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, चरण का जो है डियर बैडमिंटन हो गया। और ये लिखा है चरण लाइक्स बैडमिंटन, यस थर्ड सही है, और थर्ड सही है तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से आते हैं। तो डियर 18 में बेसिकली है क्या, ये यहां पर गया है, ठीक है, पिक्चर, पिक्चर यानी रोटेट हो रहे हैं। अच्छा रोटेट भी क्या हो रहा है, ये पिक्चर सेम है। चलो एक बार आप भी देखो कि लॉजिक क्या हो सकता है। हम देख रहे हैं कि सेम प्लेस पे ट्राइंगल इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, और ये इन आउट हुआ भी नहीं है, ये यहां पर आया है और ये यहां पर हुआ है, सेम एज इट इज गए। अब डियर यहां पर देखिए ये दोनों सेम गए हैं, सेम गए हैं, यानी रोटेशन की अगर हम बात करें। अच्छा यहां पर क्या हुआ है, इन आउट हुआ है। अच्छा ये भी क्या इन आउट हुआ है, सेम है, सेम है। अच्छा देखो इन आउट हुआ है, इन आउट हुआ है, और ये देखो ये यहां पर सेम है, ये यहां पर सेम है, यानी इन दोनों का पेयर सेम है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इन आउट हुआ है, इन आउट हुआ है। अब यहां पर देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो हमारा ऑड वन आउट हुआ 1। द करेक्ट आंसर इज 1, जो अलग पैटर्न से बन रहा है, ठीक है। 19 देखिए नो पी इज ए, कोई भी पी ए नहीं है, सम एस आर ए, तो कह रहा है अब देखिए अब नो पी इज ए सम एस आर ए, तो कह रहा है नो पी इज ए, नो पी इज ए, कंक्लूजन सही है, या नो ए इज पी। कह रहा है सम एस आर पी, सम एस आर पी, यहां गलत, यहां से सी एन एस, तो आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन सही है। द करेक्ट आंसर इज सेकंड, सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है?
लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, इसको ध्यान से देखते हैं, राइट डियर। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसको करना कैसे है, देखिए डब्ल्यू एस जेड, डब्ल्यू की पोजीशन 23, एस की 19 और जेड की 26, आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद डियर आपका बनेगा 68। क्लियर है? और जब 68 बन रहा है तो इसी तरह से आप डांस का देखोगे तो 4 प्लस 1 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 5। तो डियर देखो, ध्यान से देखो, जब आप देख रहे हो 4 और 5, 9 और 5 14, 14 14 14 और 14 और देखिए 14 और 1 15, 15 15 4 19, 19 और 3 22, 5 27, मिल गया पेयर। नाइट का देखेंगे तो 14 प्लस जी 7, 7 के बाद 8, 8 के पास 20, तो देखिए 28, 28 के बाद 14 आप ऐड कर दो, 42 7 49, पेयर मिल गया। और देखिए एक्स वाई जेड, तो 24 25 26, तो ये 75 हो गया। तो डियर तीनों पेयर मिल रहे हैं। फर्स्ट का बनेगा वाई मिल रहा है, सेकंड का बनेगा डब्ल्यू मिल रहा है, और थर्ड का बनेगा एक्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए डियर, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।